प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में 2 प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, दोनों पक्का आते हैं। लेकिन वो सबके 2 बार आ गए। हाँ, क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? अब देखो इसमें क्या है, जो इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन प्रूविंग के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसको समझ में कैसे करेंगे। पहला हमारा बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या थ्योरम अभी समझाऊंगा, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले समझ लो। तो अरिथमेटिक होता है व्हेन वी डील विद नंबर्स। ये थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको समझते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be written in the form of product of its prime factors. Every composite number can be written in the form of product of its prime factors, which are unique, irrespective of their order. बहुत सिंपल सी बात बोली है इसने, और हम सब जानते भी हैं। क्या बोला है इस पर हमने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कह रहा है कि एक कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, ठीक है, ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हिच आर यूनिक, यूनिक मतलब क्या इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हो सकते हैं इसके? नहीं, ये यूनिक है। जो भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या करता है? 2 into 3 into 2 लिखो, क्या ऑर्डर करता है? 3 into 2 into 2 लिखो, ऑर्डर मैटर करता है? नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। इतनी सी बात होती है। बात समझ में आ गई? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट every composite number can be written in the form of product of its prime factors which are unique. एक बार आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, वो यूनिक है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि अगर 12 की पावर 2 लगाओगे तो प्राइम फैक्टर बदल जाएंगे? तो आप क्या करोगे? 2 into 2 into 3 की पावर 2 हो जाएगी, होल की पावर। कोई नया फैक्टर तो नहीं आ जाएगा ना पावर लगाने से। अगर मैं 12 की पावर 10 कर देता हूं तो ये भी तो 2 into 2 into 2 पावर 10। अब एक्सपोनेंट का रूल लगाओगे तो क्या आएगा? 2 power 2 into 3 power 10 which is 2 power 20 into 3 power 10, ऐसे लिखोगे ना। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है यूनिक है, आप कितनी भी पावर कर दो वो यूनिक ही रहेंगे, कोई नया फैक्टर नहीं आने वाला। बात समझ आ रही है? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। तो ये जो बात है यूनिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम फैक्टर यूनिक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपको उसको नोट डाउन करना, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है, उल्टी सीधी लैंग्वेज मत करना। अभी कुछ नोट मत करो, मैं लिख लूँ पहले, समझ लो, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, शो दैट 6 power n, show that 6 power n will never, क्या चाहिए? क्लास में आप लोग ना सिंसियरली नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ एक दूसरे से बात करनी जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। क्या प्रॉब्लम है? show that 6 power n will never end with 0 or any power n, where n is a natural number,
ठीक है, अगर आप n की कोई पावर n कर, कोई भी पावर n, किसी भी पावर n तक ले जाओ और वो 0 से एंड नहीं करेगा, हमें प्रूव करना है। अब हम इसको प्रूव करने के लिए यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो कैसे लिखना, बस ये स्टाइल देखो, उसकी लैंग्वेज समझ लो, स्टाइल देखो, लिखना कैसे है। क्वेश्चन समझ में आया? 6 की कोई भी पावर रख लो, वो 0 से एंड नहीं करेगी। चलो भाई 6 की पावर 2 रख के देख लेते हैं, 6 की पावर 100 रख के देख लेते हैं। मतलब कोई ऐसी पावर हो सकती है कि 0 एंड करे, इसको हम कन्विंसिंगली कैसे बोलेंगे, बस आप इस बात को विद फैक्ट्स, विद थ्योरम कन्विंसिंगली कैसे बोलेंगे। ठीक है, चलो ऐसे बोलते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम, प्रूफ फॉर अ नंबर, फॉर एनी नंबर, for any number to end with 0, to end with 0, it must have 0 at unit place, ones place। ठीक है, 0 ones place पे होना चाहिए। चलो 0 ones place पे कब होगी? बस एक लॉजिकल सीक्वेंस बनानी है, समझते हो मेरी बात को? आपको स्टेटमेंट्स में लॉजिकली सीक्वेंस बना करके इस बात का आंसर लिखना है। फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, टू एंड विद 0, इट मस्ट हैव एंड विद 0, इट मस्ट हैव 0 एट यूनिट वंस प्लेस। ठीक है, ओके। और इट मस्ट बी अ मल्टीपल, it must be a multiple, it must be a multiple of 10, तो 10 का मल्टीपल होगा, अभी तो 0 से एंड करेगा। This implies therefore a number with 0 and with 0, it must have 2 and 5 both, 2 and 5 both as its prime vectors। इसका मतलब 2 और 5 दोनों उसके प्राइम। 10 का मल्टीपल कोई नंबर का कैसे बनता है? जब 10 उसका फैक्टर होगा, और 10 फैक्टर कब होता है? जो 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर। ये बात की समझ में आ रही है? चलो यहाँ दोबारा रीड कर लेते हैं। For any number to end with 0, it must have 0 at one's place, or it must be a multiple of 10. Therefore, a number to end with 0, it must have 2 and 5 both as its prime factors. Both होने चाहिए, दोनों उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। Now, as per fundamental theorem of arithmetic, पूरा लिखोगे। As per fundamental theorem of arithmetic, 6 can be written as 2 cos 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, 6 can be written as this, and for any power n, for any power of n, we will not get a new factor that is 5 due to uniqueness of the theorem। थ्योरम में यूनिकनेस की बात हो रही है, यूनिक फैक्टर है और इसके फैक्टर 2 और 5 है, 2 और 3 है। हमें रिक्वायर्ड है 2 और 5 की, लेकिन हमारे पास 2 तो है, 5 तो फैक्टर किसी स्टेज पे आएगा नहीं क्योंकि यूनिक फैक्टर है, we will never get। So 6 can be written as 2 into 3, and for any power of n, we will not get a new factor that is 5 due to uniqueness of the theorem। So 6 power n will never end with 0। 6 power n will never end with 0। बात समझ में? जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, शो दैट 6 power n will never end with 0,
या 4 पावर n, 4 पावर n रहेगा तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, इसको लिखोगे 4 2 की पावर 2 4 पावर n 2 पावर 2n। इसको न्यू फैक्टर कहां से मिलेगा, इसके 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 2 2 ओनली, ठीक है। इट विल नेवर गेट 5 एट एनी स्टेज, आप जितनी भी पावर ले जाओ 5 कभी भी न्यू फैक्टर नहीं देगा, बिकॉज दिस इज यूनिक फैक्टर, इसका यूनिक फैक्टर है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है, यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम, और यहां पर थ्योरम बता दो, यहां पर स्टेट थ्योरम, स्टेट थ्योरम, थ्योरम को एक बार लिख दो, ये 3 या 4 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। ये जो थ्योरम है, ये every composite number can be written in the form of its prime factors, form of product of its prime factor, which are unique irrespective of their order। समझ में आया? चलो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आप ये थ्योरम लिखो, थ्योरम का मीनिंग समझ में आ गया। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन का प्रूफ ऐसे लिखना है, और जब प्रूफ लिखोगे इस स्टेज पर थ्योरम बता देगा, थ्योरम जो आपने लिखी है यहां पर लिखनी है, और फाइनली दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर कंक्लूजन, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो इसको, और इस लैंग्वेज को याद कर लेना, ये लैंग्वेज लिखनी है। आप कुछ भी इसको आगे पीछे लिखोगे वो मतलब बदल जाएगा उस बात का, नोट इट डाउन। ठीक है, समझ क्लियर है? तो अब कहां पे डाउट है, 6 की कोई पावर रखो, अभी कैसे 0 आ सकता है, 36 आएगा, 216 आएगा, अगर उसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो हम सारी करके थोड़ी देखेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, 6 की प्राइम फैक्टर्स क्या, 2 and 3, you take to any power, we need at least 2 factors, 2 and 5, 2 is there but 5, because of the uniqueness of this theorem, we will never get 5 as a factor at any stage। किसी स्टेज पर हमारे पास 5 एज अ फैक्टर नहीं आने वाला, और जब 5 एज अ फैक्टर नहीं आने वाला तो इट विल नेवर एंड दिस। फिर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, घर से क्लास करूंगा मैं, इसको नोट डाउन कर लो, बिल्कुल याद रखना है इसको, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान, 3 मार्क्स का आएगा, अगर ऐसे कैसे याद करके लिख दिया पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर n तो भी पहली बात तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। बट है तो प्राइम नंबर ना, 2 की कोई भी पावर करोगे तो आपको नया फैक्टर नहीं मिलने वाला। यू टेक एनी नंबर, उसमें जो ऑलरेडी उसके फैक्टर है ना n की पावर से पहले, वो यूनिक फैक्टर है। आप पावर जितनी मर्जी बढ़ा लो तो वही फैक्टर रिपीट होंगे। आप अगर अरे पावर करने से फैक्टर थोड़ी चेंज हो जाते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है आपको, ये एग्जांपल ये दिखा रहा हूँ मैं। अगर आपने 12 की पावर 1 रखी है तो ये आपके फैक्टर जाना होता है, आप 12 की पावर 2 करोगे तो पावर बढ़ने से फैक्टर थोड़ी नया आएगा। आप 12 की पावर 10 कर दो, चाहे 100 कर दो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ न्यू फैक्टर। अगर नया फैक्टर आना तो डाउट होगा, अच्छा 5 तो नहीं आ जाएगा कहीं से, कहां से आएगा 5 जब ऑलरेडी यूनिक फैक्टर्स है इसके, यहीं पर 5 नहीं है तो आगे पावर करने से नया फैक्टर थोड़ी आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये तो 10 का मल्टीपल होने के लिए मैं दोनों फैक्टर चाहिए, 2 and 5 4। ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, एफटीए लिखना एज पर फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पूरा लिखना है, और यहाँ पर थ्योरम मेंशन करनी है, मैं बता रहा हूँ पहले ही, तो मार्क्स कटेंगे इसको, तो क्या
बहुत बेहतर करते हैं। सबको मैंने अलग अलग बिठाया, साथ बैठ की बातें शुरू कर दें। इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करो और ये पूरे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया आपको? अगर आप ये स्टेटमेंट याद करते तो ऐसा तो नहीं रट्टा मार दो। मीनिंग क्लियर है कि नहीं है बताओ? जानवी मीनिंग क्लियर हो गया? अभी आपको मीनिंग क्लियर है? ओके, मतलब सिंपल आएगा, कोई भी नंबर देंगे 4 पावर है 6 पावर है इस तरह से देगा। सिंपली आपको एक नंबर देंगे उसकी पावर n लगा देंगे और पूछेंगे विल इट एवर एंड विद 0, तो आपको क्या करना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना पावर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों होने चाहिए बस। अगर वो नहीं है तो सारा स्टेटमेंट लिख दो ऐसे, क्योंकि सिंपली क्लियर तो लिखा हुआ है। 0 एंड करने का मतलब क्या है? वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए और 10 का मल्टीपल होगा 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। और दोनों फैक्टर कहां से आ जाएंगे? यूनिकनेस है, थ्योरम बता दिया उसकी यूनिकनेस है, तो यहाँ फैक्टर नहीं मिलेगा आपको कहां से एंड कर जाएगा वो 0 से? तो जादू थोड़ी हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हो गया? हाँ, एक ये क्वेश्चन है और एक रूट को प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ये दो क्वेश्चन आप समझो आपको हर पेपर में मिलेंगे प्रूविंग के। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, सारे स्टेप्स कैसे लिखते हैं नोट डाउन करो और ये हर पेपर में आपके पास आएगा। चाहे स्कूल के पेपर ले लो, चाहे बोर्ड के, चाहे प्री बोर्ड, चाहे मेरे टेस्ट ले लो, हर जगह आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 और 7 और 8 आप कर लोगे, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में मैं आपको 1.2 करनी है, ठीक है। अब आप ऐसा करो, मैंने एग्जाम्पल 5 समझा दिया आपको, उसमें 4 पावर n दे रखा है। 4 पावर n का आपको कैसे करना है? ऐसे ये 2 है ना, तो उसमें यूनिकनेस ये सारी प्रॉब्लम वापस होती है। 5 6 7 8 कर लो। 1.2 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में करा चुका हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 का 6 पावर n वाला, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ देखो एक नंबर लिखा है 7 इंटू, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो नंबर दिए, मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमसे पूछा है कि ये प्राइम नंबर की कॉम्पोजिट नंबर है क्या, ठीक है। और एक नंबर और दे रखा है एंड, एक नंबर और दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर दे रखे हैं, इनके बारे में पूछा है एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ज्यादातर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। 7 इंटू 11 किया, फिर 11 इंटू 13 किया, फिर 13 ऐड किया, फिर उसके फैक्टर्स निकालने लग जाते हैं। गलत, ऐसे नहीं करना। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सारा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 5 कर लिया। ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? कॉम्पोजिट नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। बस, फैक्टर्स क्या होता है? समथिंग इनटू समथिंग। फैक्टर्स होता है समथिंग इनटू समथिंग। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 7 इंटू 11 प्लस 1? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कैन बी राइट लाइक दिस? बोलो, जब और ज्यादा बढ़िया कर देता हूँ, चलो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैंने 13 कॉमन ले लिया, जब 13 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। फ्रॉम हियर वी कैन सी एट लीस्ट 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर तो दिखते हैं मुझे। क्या? 1 नंबर इटसेल्फ,
13 and the number in bracket. It is very clear that we can see 4 factors here. 4 factors दिख रहे हैं ना? 1 तो सबका factor होता है and the number itself, and these are other 2 factors, 13 and the number inside the bracket. There is no need to multiply. So it is clear from the definition of composite number that it has more than 2 factors. So yes, it is a composite. बस. So now इसको कैसे करोगे? इसमें 5 कॉमन ले लो. 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. From here, it is very much clear that we can see at least 4 factors. अब 4 factor तो दिख रहे हैं ना? 1 हर किसी का factor होता है. The number itself 5 and the number inside the bracket. So at least we can see 4 factors. So when a number has more than 2 factors, it is a composite number. हो गया प्रूफ? क्या नाम बोलो? सर मतलब ये 13 जो 7 into 11 into 13 plus 14 है तो ब्रैकेट में 13 है. क्या इसको ऐसे लिख सकते हो आप? 11 कॉमन नहीं ले सकते. 22 में से 11 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 plus 1 आ गया. तो ये जो नंबर है, क्या इसके 4 फैक्टर नहीं दिख रहे आपको? 1 दिस नंबर 11. अब ऐसे भी देख लो क्या है, 33 है ना. देख लो एक फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 11 आ गया और एक फैक्टर 33 आ गया. हमें सिंपलीफाई नहीं करना. We can see it has more than 2 factors. बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ. उसको मार्क्स नहीं मिलते और उसका ये लगता है कि इसको कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ही नहीं पता. ऐसी फीलिंग आती है एग्जामिनर को, उसको मतलब ही नहीं पता कॉम्पोजिट होता क्या. ठीक है, तो आप सिंपली जो है, और आप अपना, चलो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, एक नंबर दे देता हूँ बढ़िया सा, आप उसको इस तरह से कर लेना और दूसरे क्वेश्चन का टाइम इसमें लगा देना, और दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास. आप दे लो नंबर, क्या दिक्कत है? इसको बताओ कि कॉम्पोजिट है. लग जाओ ड्यूटी पे, करो मल्टीप्लाई ऐड करके बनाओ. क्या लगेगा? सिंपल सी बात है. 13 इसका फैक्टर मुझे दिख रहा है. 117 13 का हिस्सा होता है, यहाँ पे 13 दिख रहा है. हो गया कॉम्पोजिट. इतनी कहानी करने की क्या जरूरत है? जस्ट फैक्टराइज कर दो उसको कॉमन लेकर के. व्हेन यू कैन फैक्टराइज दैट मींस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. सिंपल सी बात है. वो मल्टीप्लाई करने में लगे हो. बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे ये समझना चाहता है कि आपको फैक्टराइजेशन करनी आ रही है कि नहीं आ रही है, और फैक्टराइजेशन के बेस पे आप बता दो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. इससे ज्यादा कोई बड़ी बात ही नहीं है. ठीक है, चलो अब आप एग्जांपल खत्म करो. एक्सरसाइज हो गया, एग्जांपल 6 7 8. एग्जांपल 6 7 8 1.2 के मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं. क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट मैंने कर दिए, क्वेश्चन 5 मैंने कर दिया है. बाकी खत्म करो जल्दी से. ये 420 और 130 का एक सेट 420 और 130. अगर मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से लिया तो आगे से आंसर है. स्पेशल टाइम करते हैं जिसमें उससे करना था ना, तो पहले था कौन सा काम है? आपसे ट्राई फैक्टराइजेशन नहीं होगा. करा होता नहीं है. 30 आया दोनों में. देखो 420 को क्या लिखोगे आप? उसको है कि ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं. हां तो मतलब 7 की कितनी पावर है? 1.
चलो चेक करो। करके देखा 42 को देखो, 42 क्या होता है? 7 7 6 हाँ बराबर, देखो 7 6 हो गया, तो 7 एक आ गया, एक 3 आ गया, एक 2 आ गया, फिर 5 और 2 ये हो गया। अब 130 को देख लो, 130 में आ गया 13 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब एक्सीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप? एक्सीएफ निकालने के लिए करोगे 130 और 420 का एक्सीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो कॉमन फैक्टर लेने, कॉमन कौन कौन से है? 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, और इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है? 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? 3 तो कॉमन नहीं है भाई, 3 कॉमन नहीं है, 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, और दोनों की लोएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर आ गया 10 एलसीएम आ गया। एलसीएम में क्या करोगे? एलसीएम 130 और 420, हाँ ऑल फैक्टर्स लोगे। ऑल फैक्टर्स क्या है? 2 3 5 2 3 5 7 और 13 के लोगे, और हाईएस्ट पावर लोगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सबकी बाकी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और हमेशा याद रखो HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। लास्ट क्लास में दिखाया था HCF इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, अब करो क्वेश्चन कंप्लीट। करो क्वेश्चन, हाँ बुक नहीं है, पूरा साल ऐसे ही निकाल दो मेरा बुक शेयर करो। हाँ चलो इससे देख ले, आपके पास ध्यान बुक ध्यान दो। आपको फोन बाहर क्या कर रहा है? ले लो। हाँ बेटा मैं आ जाता हूँ आपके पास, आप ये चलो कहाँ आना है? हाँ बताओ, मैं आ जाता हूँ फिर सब तो लेकर के, आप नहीं आ सकते थे।
रिकॉर्डिंग देते ना, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं क्लास में आ रहा हूँ फिर तो इन सब की आ जाते हैं आपकी किसी की। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर लॉन्ग डिवीजन से करो। लॉन्ग डिवीजन इसीलिए है कि अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो फैक्टराइजेशन करो, पहले 2 से देखो, 2 से होता है क्या डिविजिबल, 3 से होता है सारे डिविजिबल आपको पता होना चाहिए। 7 से चेक कर लिया। हाँ देखो